हेलो बच्चा पार्टी, भाई लोग, बहन लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, क्या हाल चाल भाई? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपनी फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फिटनेस का भाई ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खैर मेरे भाई सब तो कम हो गए, लेकिन आप लोग अपनी फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ भाई पढ़ाई करना भी जरूरी है ना यार। मिड टर्म के एग्जाम चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा करा दीजिए जिससे कि हमारा नैया पार लग जाए, नैया पार हो जाए। तो उसी के मद्देनजर उसी को उसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं टॉप 25 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए रहेगा भाई। इसी में से आपके तकरीबन तकरीबन आप देख लेना, जो शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस होंगे ना भाई, जो आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसी में से आने वाले। ठीक है, आप मिला लेना और पता लग जाएगा आप लोगों को। बाकी तो भाई लगभग 4 साल से ऊपर हो गए यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, 5-6 सालों से भाई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हो, तो अपने को इतना एक्सपीरियंस है कि भाई कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, है ना। रोशन भैया को इतना तो पता है और आप लोग भी इस बात को समझते होंगे, है ना जी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो मिड टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये 6 चैप्टर करने भाई, जो हमारी भारतीय संविधान वाली बुक है उसमें से 6 चैप्टर आपको करके जाने हैं, है ना। लाइन से 6 चैप्टर है भाई। संविधान की ओर कैसे, अधिकार वाला चैप्टर है, इलेक्शन वाला चैप्टर है ना। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 6 चैप्टर करके जाने हैं। इसी 6 चैप्टर से क्वेश्चन ऐड किए हैं, 25 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए। ठीक है, देखो इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं। ये तो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए। एमसीक्यू आएगा आप सभी के लिए, आप सभी के लिए सैंपल पेपर आएगा, आप सभी के लिए और क्या भाई, क्या रह गया, मैप रह गया, कार्टून रहेगा, सब कुछ करवा दूंगा भाई। कुछ भी नहीं रहने वाला अभी तक। वैसे हाँ 4-5 महीने उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन ये हमारे पास जो 6-7 दिन है पूरी तरीके से आपके साथ एक्टिव रहने वाला हूं और लगातार आप सभी को वीडियो में बना बनाकर देने वाला हूं। चलो भाई आज जो क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। ज्यादा फालतू बातें नहीं करनी, अब सीधा काम की बात करेंगे। और भाई दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो, साथ ही साथ अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखो, ताकि इन क्वेश्चन को नोट भी करते हुए चलो। नोट डाउन करते हुए चलोगे तो साथ ही साथ चीजें याद होता जाएगा भाई। आलस मत दिखाओ, ये नहीं कि भैया बस समझा रहे हैं हम समझ रहे हैं, नहीं, ये चीज नहीं करना। ठीक है, अपने साथ नोटबुक रखो, पेन रखो, ब्लैक पेन रखो, ब्लू पेन रखो, हेडिंग्स को ब्लैक से और जो पॉइंट्स होते हैं उनको ब्लू पॉइंट से, ब्लू पेन से आपको लिखना है। चलिए जी शुरू करें भाई। सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट मोस्ट रिपोर्टेड रिपोर्टेड कह रहा हूं, रिपीटेड, जो हर बार 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 रिपीट होता है। इस साल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है जी, आओ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला, मिस प्रिंट भाई, थैला नहीं होगा, थैला होगा, थैला। ठीक है जी, उधार का थैला क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए भैया। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, मतलब एक ऐसा थैला जिसमें हम गए और सामान, फल फ्रूट जो भी है उधार मांग के ले आए, उधार का थैला हो गया। तो ऐसे ही भारतीय संविधान को भी उधार का थैला कहा जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सही में भारतीय संविधान उधार का थैला है? चलिए जी अभी आगे बात करेंगे। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा बाबू, क्वेश्चन वही होगा, आंसर सेम लिखना होगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा। अब देखो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है, जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है ना। जैसे एक पुष्प का गुच्छा होता है, उसमें मतलब सारे जो पुष्प है एक साथ होते हैं। उसी तरीके से क्या भारतीय संविधान में भी आपको लगता है कि भाई जो दूसरे देश के जो पुष्प है, एक तरीके से दूसरे देश के जो नियम, सिद्धांत, कानून है, वो सब समाहित किए गए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का कहने का मतलब, पूछने का मतलब एक ही है। दोनों में हमें बताना है कि वास्तव में क्या हमने दूसरे देशों के संविधान से चीजें ली हैं। दोनों ही क्वेश्चन में अपने को ये बताना। तो भाई बिल्कुल सही बात है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि हाँ भारतीय संविधान को हम एक उधार का थैला कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे सिद्धांत दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए। लेकिन ये एक नकल नहीं था बाबू, ये नकल नहीं था, बल्कि जो हमारे देश की स्थिति के हिसाब से जो चीजें हमें महत्वपूर्ण लगी, हमारे जो संविधान निर्माताओं को महत्वपूर्ण लगी, उन्हीं चीजों को उन्होंने अपने देश की स्थिति के हिसाब से ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई डिट्टू ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो ये सारी बातें लिखी है। अब जरा हम बात कर लेते हैं किस किस देश से कौन कौन से सिद्धांत लिए गए हैं। सबसे पहले भाई ब्रिटिश संविधान की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से सिद्धांत लिए गए मेरे बाबू?
तो सार्वधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। आपको पता है कि हमारे देश में क्या होता है कि किसी चुनाव क्षेत्र में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलती है वो जीत जाता है। तो ये सिद्धांत कहां से लिया गया है बाबू? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप। आपको पता है कि भारत में संसदीय सरकार के स्वरूप को अपनाया गया है। संसद के माध्यम से, संसद के 2 सदन होते हैं, है ना, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और ये सारी चीजें आ जाती है ना। तो संसद के 2 सदन का जो स्वरूप है, संसद जो भारत का मतलब भारत में जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान से ही मिलता जुलता है। ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। उसी संविधान के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीजें चल रही है भारत, है ना। कानून के शासन का विचार, जो कानून के शासन के आधार पे देश को चलाना है, कानून का शासन होना चाहिए, ये विचार भी इसी संविधान से लिया गया मेरे बाबू। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी क्या स्थिति है ना। विधायिका में अध्यक्ष का जो पद है, उसके जो कामकाज का तरीका है, जैसे कि प्रधानमंत्री जो है हमारा, विधायिका में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तव में सारी चीजों को संभालता है, सभी चीजों को कंट्रोल करता है। और पावर किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री करने लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष का पद है, उसकी जो शक्तियां है, ये सारे सिद्धांत ब्रिटिश संविधान से ही लिए गए हैं। आगे देखो, कानून निर्माण की विधि, मतलब कि कानून कैसे बनेगा, ये 5वां पॉइंट है बाबू। ये अलग पॉइंट है, 5वां पॉइंट है कि भारत में कानून कैसे बनेगा, कैसे बनता है। तो वो कानून बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, सारी प्रक्रिया कहां से ली गई है? कहां से ली गई भाई? किस संविधान से ली गई? ब्रिटिश संविधान से ली गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। आसान था भाई, बहुत आसान था। आगे देखो, आगे देखो भाई, कुछ और पॉइंट्स आ चुके हैं हमारे सामने। इसको जूम कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को और अच्छे से दिख सके सारी चीजें। आओ देखो, अमेरिका के संविधान की बात कर लेते बाबू। यहां से क्या क्या लिया गया? तो सबसे पहले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की सूची आप सभी को पता है, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है बाबू। 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार के सिद्धांत जो है, सूचियां जो है, एक सूची जो है वो कहां से ली गई है भाई? अमेरिका के संविधान से। संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आप समझते हैं, प्रस्तावना एक तरीके से भारतीय संविधान को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आईना कह सकते हो, दर्पण कह सकते हो। जैसे दर्पण में आप अपने आप को देख के अपनी सूरत को समझ सकते हो, भाई आपका सूरत कैसा है, बदसूरत हो आप या खूबसूरत हो आप या स्मार्ट हो आप। यार मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, मतलब बाल अभी थोड़े छोटे हो गए ना, इसलिए स्मार्टनेस चली गई है मेरी, है ना। लेकिन कोई नहीं, बाल आ जाएगा तो फिर बन जाएंगे हम स्मार्ट, है ना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके अलावा न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियां, है ना, ये आप न्यायपालिका वाले चैप्टर में भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट है आप समझेंगे, देखेंगे। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, है ना, न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति एक तरीके से न्यायपालिका की वो शक्ति, वह पावर है जिसके तहत वो किसी संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच पड़ताल कर सकता है या फिर से पुनर्विचार करने को कह सकता है ना। तो ये है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद। ये सब कहां से लिए गए, किस संविधान से लिए गए हैं? ये सब अमेरिका के संविधान से सारे सिद्धांत लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं आयरलैंड का संविधान। बाबू देखो, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार होती है, सरकार को कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, तत्व जो है, वो संविधान में ऐड किए गए। उसके बाद देखो, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। जो राज्यसभा में जो जितने भी सदस्य चुने जाते हैं, उसका जो प्रावधान है, ठीक है, वो भी कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला देखो, फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस का संविधान आपको पता है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बाबू। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, है ना। तो वहां पे फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा उन्होंने दिया था। ठीक है, और ये फ्रांस के संविधान का एक मूल सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? तो आप सीधा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, उसका क्या नारा था, उस नारे को ही हमने कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, आ जाओ आगे बात कर लेते हैं कनाडा का संविधान। भाई कनाडा का संविधान तो एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, है ना। अर्धसंघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में की जाती है मेरे बाबू। अब देखो, आपको पता है कि भारत में क्या है कि केंद्र सरकार को ज्यादा पावरफुल बनाए, राज्य सरकार को कम पावरफुल बनाए। और ऐसा कहां है, किस देश में है, किस देश का संविधान में सिद्धांत है? तो कनाडा के संविधान में है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। देखो भाई, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है बाबू? अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियों को कहा जाता है जिसका वर्णन किसी भी सूची में, आपको पता है कि जो केंद्र सरकार की हम बात करते हैं,
हम केंद्र सरकार की बात कर ले, देखो 1 नंबर में आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप अगर ये 25 क्वेश्चन करके जाते हो तो सिर्फ आप 25 क्वेश्चन जो इसमें आएंगे वही आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बल्कि इस वीडियो 1-1.5 घंटे की ये वीडियो होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप एमसीक्यू भी कर पाएंगे। जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको नोटिस जरूर करना, उन बातों को नोट जरूर करना, उन बातों को नोटिस जरूर करना, अपने दिमाग में बसा लेना उनको, ठीक है। आएगा एमसीक्यू में जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, आएगा, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियों को कहा जाता है जो कि ना तो केंद्र सूची में जिसका वर्णन होता है, ना ही राज्य सूची में। आपको पता है कि सरकार दो प्रकार की सरकारों के बीच में कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा एक तरीके से किया जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जो केंद्र सूची होता है, आपको पता है केंद्र सूची होता है ना। केंद्र सूची में क्या होता है कि कहीं ना कहीं कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, और एक संवर्ती सूची भी होता है जिसपे दोनों मिलकर सरकार बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां भी सामने आ सकती है, कुछ ऐसे मतलब काम भी सामने आ सकते हैं जो कि जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना संवर्ती सूची में है। तो भैया अब ऐसे शक्तियों को किस सूची में रखा जाए? तो ऐसी शक्तियों को हम अवशिष्ट शक्तियां कह देते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां, जिसका वर्णन ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में, ना संवर्ती सूची में। ऐसी शक्तियों को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कुछ भी मुद्दे उभर के सामने आ जाते हैं तो उसको हम अवशिष्ट मुद्दे या अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं। जैसे कि साइबर क्राइम की बात कर लेते हैं। अब साइबर क्राइम जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय ये साइबर क्राइम जैसा कोई मुद्दा था ही नहीं, पर अभी के समय में तो है ना। तो अब ऐसे मुद्दों को किसको सौंपा जाए? केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएगी या राज्य सरकार कानून बनाएगी? तो इसके लिए अवशिष्ट शक्तियों का एक अलग सूची बना दिया भाई कि ये अवशिष्ट शक्ति है, और अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है बाबू? किसको होता है? केंद्र सरकार। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो केंद्र सरकार। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। भाई बहुत ही आसानी से आपको ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स में। मेरे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ज्यादातर इस वीडियो को सीबीएसई वाले ही देख रहे हैं, तो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करो ना बाबू, जब भी आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, उसमें एक फॉर्मेट को फॉलो करो। जो मैंने आपको आंसर बताया है ये तो लिखना ही लिखना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 चीजें और ऐड करना है। स्टार्टिंग में आपको एक लिखना है बाबू प्रस्तावना। प्रस्तावना बोले तो, या इसको हम क्या बोलते हैं? भूमिका भी बोल देते हैं, भूमिका। इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन, है ना। आपको एक इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, जिसमें आपको उस टॉपिक, जो क्वेश्चन आप जिसका आंसर कर रहे हो उसको समझाना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम क्या समझ रहे थे? अभी हम समझ रहे थे भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा। तो प्रस्तावना जब आप लिखेंगे तो इसमें थोड़ा सा संविधान का मतलब बता दो। ये संविधान जो है वो लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। हमारे संविधान को बहुत सारे हमारे देश के जो नेता लोग थे, है ना, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनने सबने मिलकर बनाया, और इसमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो दूसरे देशों के संविधान से भी ग्रहण किए गए, है ना। लेकिन नकल नहीं कह सकते इसको हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों से बहुत सारे सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं, और इस वजह से हम भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं, और ये सारे सिद्धांत इन देशों से लिए गए। इस तरीके से आप एक प्रस्तावना लिख सकते हो। फिर ये आंसर जो मैंने आपको बताया वो लिखो। इसको लिखने के बाद लास्ट में बाबू एक निष्कर्ष जरूर लिख देना। इससे क्या होता है, निष्कर्ष में आप कह सकते हो कि भाई, निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि हाँ भाई, ऐसे लिख सकते हो कि इन सारे बिंदुओं से, जो बिंदु आपने लिखा है, जो आंसर आपने लिखा है, आप कह सकते हो इन सभी बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला था। मतलब उधार का थैला हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग सिद्धांतों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है, ग्रहण किया गया है, और इसके साथ ही आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब अगर इस तरीके से आप अगर आंसर लिखते हो, क्या आपको लगता है कि कोई टीचर नंबर काटेगा? टीचरों को नंबर काटने का शौक नहीं है, उसको भी पता है कि मेरे स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया, अगर इतना बढ़िया आंसर लिख रहा है
इतने अच्छे फॉर्मेट में आंसर लिख रहा है तो मेरे को नंबर देना चाहिए। तो आपको काटेगा भी तो भाई आधा नंबर काट लेगा, 5.5 दे देगा, 6 में से 6 भी मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो पूरे 6 में से 6 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखो भाई, ये एक फॉर्मेट को फॉलो करना है 6 नंबर वाले क्वेश्चन में, प्रस्तावना लिखनी है, फिर मेन आंसर लिखना है और फिर एक निष्कर्ष देना है, ठीक है। चलो डन डन भाई। एक बार फायर वाली इमोजी, सारे बच्चे कमेंट में ना आग वाली इमोजी भेजेंगे मेरे को कमेंट में। लाइव अब चल नहीं रही होगी वीडियो क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो। कमेंट में फायर वाली इमोजी इसी बात पे, क्योंकि 6 नंबर वाले क्वेश्चन का अच्छा फॉर्मेट बताए, इसी बात पे फायर वाली इमोजी तो बनता है। आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान तथा मौलिक अधिकार की परिभाषा दीजिए, ठीक है बाबू। संविधान और मौलिक अधिकार की परिभाषा आपको देनी है। सबसे पहले संविधान की बात कर लेते हैं। ऊपर ही मैंने बता दिया, संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी देश की कानून व्यवस्था को, किसी देश को चलाया जाता है। और संविधान में सभी नियम, कायदे, कानून क्रमबद्ध तरीके से, मतलब क्रम अनुसार, लाइन में, सीक्वेंस में लिखी होती है ना। लिखा गया है, देखो, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। ये संविधान की एक बहुत ही स्पष्ट और सरल परिभाषा मैंने आपको दी। अब आगे आ जाओ, मौलिक अधिकार की बात कर लेते हो बाबू। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर ऐसे मौलिक अधिकार, मतलब आपके पास मौलिक अधिकार ना होना तो आप अपना व्यक्तित्व का, जो आपका व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं कर पाओगे, आप अपना विकास नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपको स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे एक मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपको नहीं दिया जाता तो आपको खाने पीने, पहनने, रहने, कहीं भी जाने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं होगी। तो क्या इस तरीके से अपना विकास आप कर पाओगे? ऐसे माहौल में जहां पे आपको कोई काम आपको अपनी मर्जी से करने का हक ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, अपना विकास नहीं कर पाओगे, है ना। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बस, ठीक है। देखो क्या लिखा है मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, और जाति, धर्म, लिंग, रंग, मजहब आदि के लिहाज के बिना, मतलब इन सब भेदभाव के बिना ये अधिकार सभी को संविधान के द्वारा दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 में किया गया, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन 14 से 32 अनुच्छेद में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, सभी को स्पष्ट करना है, ठीक है। देखो मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूं बहुत आसानी से, सरल और स्पष्ट भाषा में। आ जाओ, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, इधर आ जाते हैं हम, नोट पैड पे आ जाते हैं, ठीक है। नोट पे आ जाते हैं, मतलब नोट पे, नोट वाला जो हमारा ऐप है इस पे आ जाते हैं, इस पे समझाना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो फटाफट तो आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है बाबू। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? नाम कोई बताएगा? फटाफट बताते रहो, जो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। सबसे पहला है समानता, समानता का अधिकार। देखो समानता के मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किया गया। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, 14 से लेकर 18 तक में समानता का मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है कि सभी को समानता का अधिकार मिला है, कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, वर्ग का है, लिंग का है, कानून से सभी को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। इसी को हम समानता का अधिकार बोलते हैं। दूसरा अधिकार कौन सा होगा बाबू? स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन किससे किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 में, है ना, ठीक है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 में आपका स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार क्या कहता है कि आपको कहीं भी रहने, कुछ भी खाने, पहनने,
जैसा जिंदगी आप जीना चाहते हैं आपको जीने का अधिकार है। इसमें कोई भी रोक टोक आप के सामने नहीं लाया जाएगा सरकार के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार हो गया। अगला बात करते हैं, अगला कौन सा है हमारा? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का मौलिक अधिकार ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका वर्णन किससे किस अनुच्छेद में किया गया है बाबू? इसका वर्णन आपका 23 से लेके 24 जो अनुच्छेद है उसमें किया गया है। शोषण के विरुद्ध का जो मौलिक अधिकार है वो क्या कहता है कि किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाएगा, किसी को आप गुलाम बना के नहीं रख सकते। जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप किसी प्रकार का श्रम सेवा नहीं ले सकते। श्रम सेवा मतलब कि आप उनको लेबर बना के नहीं रख सकते भाई, है ना। श्रम सेवा का मतलब ये है कि श्रम सेवा ना लेने का मतलब ये कि आप लेबर नहीं बना सकते 14 साल से कम बच्चों, जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथे मौलिक अधिकार की बात करते बाबू, चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 28 से लेके 28 से लेके नहीं 28 कह रहा हूं, 25 से लेके 28 में। ठीक है, 25 से लेके 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से लेके 28 में। इसके अंतर्गत क्या है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, किसी भी मजहब का प्रचार कर सकते हो, है ना, अपने किसी भी धार्मिक विचार को फैला सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा अधिकार जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दिया गया है। पांचवें मौलिक अधिकार की बात करें, यहां पे लिख देता हूं मैं पांचवा, तो पांचवा है आपका शिक्षा, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। इसका वर्णन 29 से लेके 30 में किया गया है। ये विशेषकर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें जो अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा में शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, अपना जो स्कूल है ना, पाठशाला है वो खुलवा सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी भाषा में ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यकों के लिए कहीं ना कहीं इस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है जी, एक और मौलिक अधिकार की बात करेंगे बाबू, लास्ट और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा अधिकार है बाबू? तो छठा जो मौलिक अधिकार है हमारा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों। इस पे बाबू राइटिंग जो हैंड राइटिंग है अच्छी आ नहीं रही है, खैर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो ये अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। इसमें क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पांचों मौलिक अधिकार की हमने बात की, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, इन सभी अधिकारों का संरक्षण करने का काम करता है। संरक्षक दाता कह सकते हो आप, है ना। यूं कह सकते हो कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप कहां जाओगे भाई? न्यायपालिका के पास जाओगे। और न्यायपालिका के पास किस अधिकार के तहत जाओगे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही जाओगे, है ना। उपचार का मतलब ही क्या होता है? इलाज करना, उपचार करना, है ना। उपचार का मतलब क्या? इलाज करना। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार को कोई रोग लग जाए, किसी प्रकार का रुकावट आ जाए आपके मौलिक अधिकार में, कोई आपके समानता के अधिकार का हनन करता है, आपको स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है, तो आप न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाओगे। किसके तहत खटखटाओगे? कौन से अधिकार के तहत खटखटाओगे? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। ठीक है बाबू, अरे बात समझ में सबको? चलो चलो भाई,
आ जाओ जरा एक बार इधर देख लेते हैं। सेम बात है भाई। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, हाँ देख लो। जो सेम बातें मैंने आपको बताया, सेम सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आप सभी चाहे तो भाई स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप नोट डाउन कर ले आराम से वीडियो को रोक के, है ना। आओ देखो जरा, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है, आपको बता दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका, संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है, सविस्तार समझाइए। एक सभ्य समाज की स्थापना हम करना चाहते हैं और वहां पे संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप इस बात से सहमत है? या फिर ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेंगे, सिंपल शब्दों में पूछेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोनों क्वेश्चन में हमें यही बात बतानी है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले संविधान का मतलब बता दो। संविधान क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाए। संविधान की जरूरत क्यों है? तो भाई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, है ना, सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। अगर संविधान ना हो तो हर जगह अपराधी तत्व जो है अपना मनमानी करेंगे, माफिया वर्ग का उदय हो जाएगा। माफिया यानी कि जो अपनी मनमानी करने वाले पावरफुल लोग हैं, वो अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल में रखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं अस्त मतलब व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सुचारू रूप से देश को चलाने के लिए, देश में व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए भी हमें संविधान की जरूरत होगी। ठीक है, चुनाव करवाने के लिए संविधान चाहिए भाई, सरकार बनाने के लिए संविधान चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए, एक बार मैं तेजी में रीड करूंगा और फिर इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था संविधान द्वारा बनाई जाती है। सारे के नियम कायदे कानून कहाँ लिखे होते हैं? संविधान में। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की जरूरत है। अगर संविधान नहीं होगा तो सरकार अपनी मनमानी करने लग जाएगी भाई। ठीक है, फिर मोदी जी जो है वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, जब तक मरेंगे नहीं तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। खैर उनके बच्चे हैं नहीं तो किसी अमित शाह जी बन जाएंगे, फिर अमित शाह जी के पुत्र जो है जय शाह जी वो बन जाएंगे, है ना। तो सरकार की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग ना हो उसके लिए संविधान चाहिए। देश में विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग साथ साथ रहे, ऐसे में उनके बीच मतभेद ना हो। मतभेद मतलब जाहिर सी बात है कि साथ साथ रहेंगे तो मतभेद होगा। जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां होती रहती है, जाति के आधार पर दंगे होते रहते हैं, तो इन सबको रोकने के लिए भी संविधान चाहिए भाई। संविधान में एक व्यवस्था बनी होती है जिसकी मदद से सारे मजहब जाति धर्म के लोग मिलजुल के एक देश में एक साथ रहते हैं, है ना। तो इन सभी के बीच में तालमेल बनाते हैं, लोगों के बीच में संविधान जो है तालमेल बनाने का काम करता है। सरकार और लोगों के बीच में तालमेल बनाने का काम जो है संविधान करता है ना। इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखे है ना। सरकार समूह संगठन के बीच तालमेल बनाने का काम भी संविधान के द्वारा। तो ये सारी बातें हैं, आसान आसान से पॉइंट थे, हो जाएगा, कर लोगे आप लोग, है ना भाई। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो मौलिक अधिकार हम सबको पता है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका वर्णन, पहले तो मतलब बता दो, मतलब दोनों का मतलब में भी अंतर है, मतलब में भी अंतर है, तो पहले मतलब बता दो। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें ना बाबू, तो ये समाज के कल्याण के लिए भारतीय संविधान में ऐड किया गया। इसका इसका मकसद क्या है? सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। और लगभग आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 36 से लेके 51, एक बार आप देख लेना, सर्च मार लेना भाई, 36 ही है, 51 पे तो खत्म होता है, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। और इसका मेन पर्पस था सरकार को ऐसी नीतियां प्रोवाइड कराना जिससे कि सरकार सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे सके देश। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक एक तरीके से सरकार को निर्देशित करता है। निर्देशित करने का मतलब क्या है कि गाइडेंस देता है
कि हाँ भाई आपको ये सारी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जिससे कि समाज में सामाजिक कल्याण हो सके। 36-51 वर्णन है। देखो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देता है ना। व्यक्ति गलत लिख दिया भाई। हाँ, व्यक्तिगत कल्याण है ना। ये व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देता है। ये इसका संबंध एक व्यक्ति से, इसका संबंध पूरे समाज से होता है। ठीक है, देखो इसका वर्णन आपको पता है 14 से लेके 32, अनुच्छेद 14 से लेके 32 में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पे पॉइंट्स भाई और लिखे हुए हैं, यहाँ से हम देख लेते, कुछ आइडिया इधर से भी ले लेते। यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे गए हैं। देखो क्या लिखा है, मौलिक अधिकार को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, सरकार या किसी संस्था के द्वारा आपके मौलिक अधिकार का हनन किया जाए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो, आप न्यायालय में जा सकते हो कि भाई हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर सरकार ने कुछ वादे किए हैं कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन नहीं किया सरकार, आप नहीं चले जाओगे न्यायालय में कि भैया मोदी जी ने वादा किया था कि अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है ना, सभी महिलाओं को 25-25 रुपए देंगे, लेकिन दिया नहीं किसी को। तो आप न्यायालय में चले जाओगे कि भैया मोदी जी और बीजेपी पार्टी ने हमें प्रॉमिस किया कि 2500 रुपए देंगे, लेकिन दिया नहीं। ऐसा नहीं कर सकते ना बाबू। ठीक है, तो ये मतलब आप न्याय योग्य नहीं है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्याय योग्य है ही नहीं, बल्कि आपका मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य है। मतलब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, आप न्यायालय में जा सकते। अगला क्या है, मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों से है और नीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध समाज से है। ये बात तो हमने ऊपर ही कर लिया भाई, ऊपर ही बता दिया आपको। अगला देखो, मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी तक लागू नहीं किया गया। मतलब मौलिक अधिकार हमें मिल चुका है, 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत में जैसे सामाजिक कल्याण की बात कर लेते हैं, गरीबी को खत्म करने की बात कर लो। सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा गरीबी को खत्म करने की बात कर लो भाई। संविधान जब लिखा गया तो ये लिखा गया था कि सरकार हर हाल में गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी, लेकिन आपको पता है कि गरीबी कितनी तेज रफ्तार से हमारे देश में अभी भी बढ़ रही है। अभी भी गरीबी बढ़ रही है ना। तो ये तो भाई अभी तक प्राप्त किए नहीं गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन मौलिक अधिकार को हमने प्राप्त कर लिया है भाई, है ना। आगे देखो, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है जी, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमें मौलिक अधिकार दिए गए। लेकिन आप देखेंगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ये संविधान में ऐड किए गए हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। वही सारी बातें लिखी जा रही है भाई, सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। यही अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है बाबू, बहुत समझ मतलब जो समझदार बच्चे होंगे ना वो समझ के बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ऐसा नहीं होता जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हम ले लेते हैं, हमें लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हम रट्टा मार लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो बाबू ऐसा नहीं होने। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको अपने लॉजिक, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, और वहीं पे वो बच्चे फेल हो जाते हैं जो रट्टा मार रहे होते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग भी दौड़ाना, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। हर फील्ड में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है ना। जैसे अगर मैं अपनी अपनी बात करूं तो जैसे अब मैं यहाँ तक पहुंच पाया यूट्यूब पे, मेरे इतने लगभग 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। तो ऐसा नहीं है कि बस मेरे पास रिसोर्सेज थे और मैंने उसका इस्तेमाल किया और मैं यहाँ तक पहुंच, नहीं भाई। क्रिएटिविटी मतलब ये है कि भाई मैं सिर्फ फ़ोन से शुरू किया, मेरे पास एक 8000 का फ़ोन था और कुछ नहीं, और एक माइक मैंने लेके आया 800 रुपए का, और उससे शुरू किया था। फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की, अपना तिगरम लगाया, दिमाग दौड़ाया, चीज़ें ऐड करता रहा। आज पूरा प्रॉपर स्टूडियो है मेरे पास, है ना, पूरी एक टीम है जो कि मेरे साथ काम कर रही है। तो
कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप क्रिएटिव है तो आप, अगर बाई चांस पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको बहुत कम नॉलेज है, लेकिन आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप उसको ही बना दोगे, उस आंसर ही बना दोगे और बहुत अच्छे से लिख दोगे। तो क्रिएटिव बनना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, है ना जी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वी आर अंबेडकर जी ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी विशेष आदेश, जिसको हम रीट कहते हैं, उसका विस्तार समझाइए। ये भी भाई 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आ जाएगा या फिर 4 नंबर में आ जाएगा, लेकिन आए देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में जिस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, उसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ऐसा क्यों कहा? तो रीजन आप सभी को पता है कि इस मौलिक अधिकार के तहत जो हमारा संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है, इस अधिकार के तहत अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। अब न्यायालय में जाएंगे, आप सोचो, आप दिमाग का ढक्कन खोल के रखो और अपने दिमाग को दोहराओ कि आप अगर न्यायालय में जाओगे तो किस तरीके से न्यायपालिका जो है वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, कैसे करेगी? तो उसके लिए क्या होता है कि न्यायपालिका जो है वो कुल मिला के 5 रीट, कितने रीट है बाबू? 5 रीट जारी करती है। रीट यानी कि क्या लिखा है, रीट को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना, हाँ, आदेश, विशेष आदेश, है ना। एक तरीके से रीट का मतलब है न्यायपालिका का आदेश, जो कि उस व्यक्ति के लिए होगा या उस संस्था के लिए होगा जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा होगा। आओ जरा, पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कहीं ना कहीं जिनको कैद किया जाता है उनके लिए, कैदियों के लिए, जिनको बंदी बनाया गया उनके लिए। इस रीट के तहत क्या होता है कि बंदी बनाए हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि उसको 24, जिस थाने में उसको रखा गया है उसको कहा जाता है कि भाई 24 घंटे के अंदर क्या करे, उसको निकटतम जो अदालत है, ठीक है, वो कोई अधीनस्थ अदालत हो सकता है ना, तो वहां पे उसको पेश किया जाए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, है ना। अगर गिरफ्तार का जो कारण है, गिरफ्तारी का जो कारण है वो गैर कानूनी है, वो सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। ठीक है जी, पहला हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। उसके बाद है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब है ऊपर से आने वाला आदेश। ठीक है, ये अक्सर अधीनस्थ न्यायालय को जाता है या फिर कोई अधिकारी होते हैं उनको जाता है। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या फिर कोई सरकारी अधिकारी अपने पद पे काम करते हुए, मतलब पद पे काम कर रहा है, लेकिन उसके कार्य से अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा कुछ होगा, रुक जाए एक मिनट, देखो क्या लिखा है, मैं बताता हूं आपको। देखो, परम आदेश को तब जारी किया जाता है ना, इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पद पर बैठा अधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको आदेश दिया जाता है। जैसे कोई अधिकारी है जो कानूनी पद को संभाल रहा है, किसी पद को संभाल रहा है और वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको आदेश दिया जाता है कि भाई आप अपने दायित्वों को निभाए। अगर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है जो कि कार्य, मतलब अपने कार्यों का पालन सही से नहीं कर रहा और इस वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो, तो जो न्यायपालिका है वो आदेश देगी ऐसे अधिकारी को कि भाई आप अपने कार्यों का पालन सही ढंग से करें। ठीक है, आगे देखो, निषेध आदेश। निषेध आदेश में मना करने, ये मना करने वाला पावर है, ये मना कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई निचली अदालत है या कोई जो अधिकारी है उसके अधिकार क्षेत्र में कोई काम नहीं आता, तो इस कंडीशन में जो ऊपरी अदालत है, जो न्यायपालिका है, वो काम करने से अधिकारी को या फिर निचली अदालत को काम करने से मना कर दे। ठीक है, ये निषेध आदेश। निषेध का मतलब ही क्या होता है? निषेध का मतलब होता है मना कर देना, और आदेश जो कि आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है ना। क्या लिखा है देखो, एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, अतिक्रमण का मतलब होता है कि भाई अपने अधिकार क्षेत्र से कहीं ना कहीं बाहर जाके, है ना,
मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को उसे ऐसा करने से रोकने का अधिकार है। ठीक है, मतलब निचली अदालत ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रही है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, तो ऐसे कंडीशन में ऊपरी अदालत जो कि सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है या फिर उच्च न्यायालय हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में मना कर दिया जाएगा उसको, है ना, निचली अदालत को। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगले है अधिकार परीक्षा। हाँ, देखो क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिसपे उसका कोई कानूनी हक नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति किसी पद पे नियुक्त हो जाते हैं जिसपे उनका हक नहीं है, या फिर उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, धांधली की, घूसखोरी की, तो ऐसे कंडीशन में उस पद पे उस व्यक्ति को काम करने से रोक दिया जाता है ना। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षा रिट। कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सेम चीज हो गई एक तरीके से, है ना, अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और वो कार्य कर रहा है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचारहीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेक्षा द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित करने को कहता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा रिट में क्या होता है कि कोई अधिकारी है या कोई न्यायालय है जो कि ऐसे काम कर रहा है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र का ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि उस मुकदमे को ले लिया या उस काम को लेके ऊपरी अधिकारी या फिर ऊपरी अदालत को सौंपने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये आपके 5 रीट हो गए भाई, 5 रीट हो गए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव क्या है? चुनाव क्या है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। ठीक है, सबसे पहले चुनाव का अर्थ बताना है भाई। चुनाव क्या होता है? तो चुनाव एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, हम अपने नेताओं को चुनते हैं। चुनाव एक ऐसा माध्यम है, इजी लैंग्वेज, एकदम आसान लैंग्वेज। चुनाव एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम अपने नेताओं को चुनते हैं। सिंपल बात, ठीक है, नो बकवास, सिंपल बात। अब देखो लोकतंत्र के प्रकार की बात कर लेते हैं, तो लोकतंत्र बाबू 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिक सरकारी कामकाज में खुद हिस्सा लेते हैं। ठीक है, खुद हिस्सा लेंगे, है ना। देखो क्या लिखा है, नागरिक रोजमर्रे के फैसले और सरकार चलाने में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं, जैसे कि प्राचीन ग्रीस में था। और ग्राम सभा, अभी के समय की आप ग्राम सभा की बात कर लो, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि हम सरकार के फैसले में सीधा हिस्सेदारी लेते हैं। अब यूनान में क्या होता था, लोकतंत्र की शुरुआत यूनान से मानी जाती है, प्राचीन यूनान। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां पे क्या होता था कि लोग इकट्ठे होते थे, कोई भी काम करना है तो फैसला ऐसे नहीं लिया जाता था कि सारे लोग जो आपके ग्रीस के जो लोग हैं, प्राचीन यूनान के लोग हैं, इकट्ठे हो गए। खास करके एथेंस नगर की हम यहाँ पे बात करें तो वहां के लोगों की बात की जा रही है। एथेंस एक प्राचीन काल में यूनान का एक बहुत ही फेमस नगर था एथेंस। तो लोग इकट्ठे हो गए, कोई फैसले पे क्या करेंगे, सभी लोग वोट करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उस फैसले को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसा होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कामकाज में भाग नहीं लेते, हम डायरेक्ट सरकार के कामकाज में भाग नहीं ले रहे, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे लिए फैसले लेते हैं। ठीक है जी, देखो लोग अपने प्रतिनिधि भेजते हैं और वही लोग सरकारी कार्यवाही में भाग लेते हैं। जैसे भारत इंग्लैंड, अभी के समय की बात कर ले तो अभी हम क्या करते हैं इलेक्शन होता है, वोट डालते हैं। अब डायरेक्ट हम, अब जैसे इंडिया की बात करें, 140 करोड़ से ज्यादा हमारी आबादी है, अब उनको हम एक मैदान में उतार दे और फिर बोले कि भाई ये फैसला हम लेने वाले हैं, हम इस तरीके से देश को चलाएंगे, तो हो पाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि अभी के समय हम वोट डाल के अपने नेताओं को चुन लेते हैं, जो हमारे को नेता पसंद होते हैं उनको चुनते हैं, फिर वो हमारे लिए कानून बनाता है। तो ये इस तरीके से चलता है अप्रत्यक्ष लोक। ठीक है, चलो, चुनाव और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हमने बात की यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की परिभाषा दीजिए। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की बात करें तो ऐसा अधिकार जिसके तहत बिना जाति, बिना धर्म, बिना रंग रूप के भेद किए सभी युवा जो है हमारे देश के, चाहे जो जिनकी आयु 18 या 18 प्लस है, उन सबको क्या है भाई, मत डालने का अधिकार है ना। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार में क्या है कि बिना धर्म, जाति, वर्ग के भेद किए 18 या 18 से अधिक की आयु के सभी महिला पुरुष को
वोट डालने का हक है। लड़का लड़की महिला पुरुष जो भी बोल दो, सबको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, अगला क्या है, भारत की चुनाव प्रणाली के प्रमुख कमियों को उजागर उजागर कीजिए। भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें क्या क्या कमियां नजर आती है भैया? देखो, आप बहुत आराम से इसका आंसर दे सकते हो, खुद से आंसर कर सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। तो भारत की चुनाव प्रणाली में मेरे को क्या क्या कमी नजर आती है? वोट का खरीदना। आपको पता है कि भाई वोट को बड़े आसानी से खरीद लेते हैं। अद्धा पौवा दो, 500 रुपए का पत्ता लुटाओ और वोट लेके आओ। जैसे कि हमारे मोहल्ले में भी होता है भाई, अलग अलग पार्टियों की तरफ से अद्धा जाता है लोगों के पास, पौवा जाता है। पौवा, पौवा समझते हो ना? अद्धा पौवा ये सब बढ़ता है, बहुत खुलेआम बढ़ता है। 500-500 रुपए मेरे को भी बोला किसी ने कि सेमी रोशन भाई अपना आधार कार्ड दे दो, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, तो ये सब चीजें चलता है। मैंने मतलब मैंने खैर भेजा नहीं, पर मेरे दोस्त लोग थे, वो बीजेपी पार्टी वालों को भी भेज दिया, आम आदमी पार्टी वालों को भी भेज दिया, कांग्रेस वालों को भी भेज दिया, हर जगह से 500-500 रुपए ले लिया उन्होंने। वोट अब जिसको भी दो, सबकी तरफ से 500-500 तो ले लिया कम से कम। तो वोटों को खरीदना, ये सब चीजें चलता है ना। सांप्रदायिकतावाद, सांप्र सांप्रदायवाद फैलना, मतलब सांप्रदायिकता का प्रचार प्रसार होता है। धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं राजनीति होती है। भैया हम हिंदू है, हिंदुओं को वोट डालेंगे, हम मुस्लिम है, मुस्लिमों को वोट डालेंगे। ठीक है, जात पात के आधार पर वोटिंग होती है। गांव में चले जाओगे तो भाई हम तेली है, हम तेली को देंगे, हम ग्वार है, हम ग्वार को देंगे, हम यादव है, यादव यादव ग्वार, वही बात है ना। ठीक है, हिंसा जाति धर्म के नाम पे वोट हो रहा है भाई। जिसकी लाठी उसका भैंस। जो पावरफुल होगा वही हमेशा पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। कमजोर लोगों के लिए इंडिया में पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, वो है ही नहीं। अब मैं चाहूं भाई किसी पार्टी को ज्वाइन करना, मेरे को नहीं देंगे सीट, मतलब मेरे को टिकट नहीं देंगे वो, क्योंकि मैं अभी तक किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं। जो मर्डर वर्डर कर रहे होते हैं, जो मतलब अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, इलेक्शन चुनाव उन्हीं के हाथों होता है भाई, सारा पावर उन्हीं के पास। यही है भारत की सच्चाई, भारतीय चुनाव प्रणाली की सच्चाई। ठीक है, अपराधियों का मतदाताओं को डराना। देखो भाई, अपराधियों का मतदाताओं को डराना होता है भाई। अपराधी लोग मतदाताओं को डराते हैं, है ना। बोल देते कि भाई अगर हमें वोट नहीं दिया तो मरवा देंगे, उठवा लेंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। अब जैसे कॉलेज की मैं बात करूं, ड्यू से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, रेगुलर कॉलेज से किया मैंने। वहां पे मेरा एक दोस्त था, उसने नाम डलवा लिया, नामांकन करवा दिया कि चुनाव होता है ना वहां पे, इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट वगैरह का चुनाव होता है। तो मेरे दोस्त ने भी अपना नाम दिया। तो भाई उसको लोगों ने इतना टॉर्चर किया, उसके साथ सपोर्ट खड़े होने वाले कोई नहीं थे। तो टॉर्चर किया गया भाई, उसको डराया गया, धमकाया गया, उसने अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलती है। लोग लुभावने वादे करना। अब लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, छोटे वादे किए जाते हैं, है ना, कि भाई 2500 रुपए देंगे हम आपको बिजली फ्री करवा देंगे, पानी फ्री करवा देंगे, मेट्रो में ट्रैवल फ्री करवा देंगे, बस में ट्रैवल फ्री करवा देंगे। ऐसे ऐसे लोग लुभावने वादे किए जाते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं फिर कोई वादे पूरे नहीं किए जाते। एक आध पूरे कर दिए तो कर दिए, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही धरे के धरे रह जाते, है ना। धन का अत्यधिक व्यय होता है भैया, बहुत ज्यादा पैसा लुटाते हैं यार। एक इलेक्शन जीतने के लिए 2 4 5 करोड़, एक विधायक का इलेक्शन लड़ने के लिए 5 10 करोड़ का भाई कोटा फुल करके रखना पड़ता है। जो विधायक होते हैं उन सबको, विधायक जो बनना चाहते हैं जो प्रत्याशी होते हैं, है ना। तो तो ये सब चीजें वो करोड़ों का खेल है, कहीं ना कहीं गेम है, एक तरीके से करोड़ों का गेम भाई कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वोटों का खरीदना ये सब कर लिया हमने भाई, है ना। 2 4 6 पॉइंट हो गए भाई। 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर में आ जाता है तो 6 नंबर ले लो, और बहुत आसान है, और नंबर ही आसानी से मिल जाएगा। बना बना के आंसर लिख देना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आइए भैया, भैया आइए जरा चुनाव आयोग के कार्यों का वर्णन करें हम। देखो, चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों की बात करें, सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करना,
है ना। मतदाता सूची क्या होती है, जिसमें सारे जो वयस्क लोग होते हैं उनका नाम दर्ज होता है कि भैया इस एरिया में इतने मतदाता है, इतने महिला, इतने पुरुष है ना, किस एज के है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। तो मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का पहला कार्य। दूसरा है चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित करना, जिसमें चुनाव की तिथि तय करना, है ना, प्रचार प्रसार का तिथि तय करना, इलेक्शन कब होगा, वोटिंग कब होगी, किस एरिया में किस तारीख को होगी, है ना, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कब निकलेगा। ये सारे कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा तय किए जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, यानी कि चुनाव एकदम स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दलों को राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देना, कौन सा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगा, कौन सा पार्टी राजकीय पार्टी कहलाएगा। जैसे कि नेशनल पार्टी की बात करें तो आपका बीजेपी है ना, कांग्रेस पार्टी है, सब नेशनल पार्टी कहलाते हैं। बाकी कुछ राज्य स्तर की पार्टियां होती है, ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी की बात कर लो, राज्य स्तर की पार्टी है ना। चुनाव की निगरानी करना, चुनाव की निगरानी करने का मतलब क्या है कि पूरा निरीक्षण जो है चुनाव आयोग करती है, सही तरीके से चुनाव हो, कोई धांधली ना हो, है ना, मारकाट ना हो, हिंसा ना हो, ये सब देखना। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना, जो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया। ये सारे चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में आप बताएंगे सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 क्या कहता है, यहाँ कुछ चीजें प्रिंट नहीं हुई है शायद। चलो अगला है 11, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पृथक चुनाव, पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है। देखो, हमारे देश में जब संविधान हमारा बना ना, तो पृथक निर्वाचिका का जो सिद्धांत है उसको हमने नहीं अपनाया, हमने आरक्षित चुनाव क्षेत्र का जो मॉडल है उसको अपना रखा है। हमारे देश में क्या होता है कि इलेक्शन के दौरान कुछ सीटें विशेष वर्ग के लिए, वो ओबीसी हो सकता है, एससी हो सकता है ना, एसटी हो सकता है, उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो, पृथक निर्वाचिका की बात पहले करता। पृथक निर्वाचिका में क्या होता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र होंगे। मान लो एक चुनाव क्षेत्र है, एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि अपने अलग अलग नेता को चुनेंगे, मतलब अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे लोग। जैसे कि मैं मान लो इस एरिया में मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, इस एरिया में मुसलमान भी रहते होंगे, मुस्लिम अपने अलग नेता चुनेंगे, वोट अलग डालेंगे, मुसलमानों को डालेंगे और अपने नेता चुनेंगे। तो हिंदू है, हिंदू की बात कर ले भैया, हिंदू अपने अलग नेता चुन लेंगे। ठीक है, जो सिख है अपने अलग नेता चुन लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का एक षड्यंत्र था पृथक निर्वाचिका मंडल। इसीलिए हमारे देश में पृथक निर्वाचिका मंडल को नहीं अपनाया। पृथक निर्वाचिका मंडल में क्या होता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र से अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग नेताओं को चुनते। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि एक चुनाव क्षेत्र है, मान लो ये आजादपुर, आजादपुर एक चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, अब आरक्षण में क्या होगा, आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होगा कि भैया ये मान लो ये आजादपुर की जो सीट है ना, वो एससी कम्युनिटी के लिए क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया, या फिर मान लो किसी महिला के लिए या फिर एसटी कम्युनिटी है उसके लिए रिजर्व कर दिया गया। तो जो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट जो होगा, जो प्रत्याशी होगा, जो नेता होगा, वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो। इस आजादपुर के सीट से जो प्रत्याशी होगा वो एससी कम्युनिटी से ही होगा, क्योंकि यहां की जो सीट है वो एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, लेकिन वोट सब डालेंगे, वोट चाहे वो जनरल कैटेगरी के है, ओबीसी कैटेगरी के है, सब डालेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी जो होगा वो एससी कम्युनिटी का ही होगा, है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो सकता है, कांग्रेस से हो सकता है, आम आदमी पार्टी से हो सकता है, क्योंकि ये सीट एक विशेष कम्युनिटी के लिए आरक्षित कर दी गई है। ये होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सबको, लिखा भी है भाई, यहाँ पे पढ़ लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चुनाव व्यवस्था की सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली के बीच अंतर बताइए। ठीक है, चुनाव व्यवस्था की जो आपकी सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली है
तथा समानुपातिक प्रणाली है, इसके बीच में क्या अंतर है, इसके अंतर को हमें बताना है। 1 मिनट बाबू, अभी पढ़ाते हैं आपको। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन समझ गए। चुनाव व्यवस्था की जो सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली है और समानुपातिक प्रणाली है, इनके बीच में अंतर हमें बताना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखो, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में क्या होता है। देखो, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली की बात कर ले। देखो, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है कि पूरे देश को ना कई छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होगा, तो आपको पता है कि टोटल 543 सीटों पर वोटिंग होती है। यानी कि पूरे देश को, है ना, 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। पूरे देश को 543 चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। एक प्रतिनिधि वो किसी भी पार्टी का हो, एक नेता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं ना, सांसद। सांसद होता है, एक सांसद चुना जाता है, ठीक है। तो ये, और इसमें क्या होता है कि भाई किसी एरिया से, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली में क्या होता है कि किसी एक चुनाव क्षेत्र से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी, उसी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो विजयी माना जाएगा। मान लो इस चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र है चांदनी चौक का। चांदनी चौक दिल्ली में है, चांदनी चौक आपको पता है ना, चांदनी चौक, ठीक है भाई। अब चांदनी चौक से अगर हम बात करें तो मान लो कि एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है, जिसने अपना कैंडिडेट प्रत्याशी खड़ा किया कर रखा है। एक आपका बीजेपी है, एक आपका कांग्रेस है, ठीक है। मान लो अब आम आदमी पार्टी को 10% वोट मिल गया, ठीक है। बीजेपी पार्टी को मान लो कि भैया 50% वोट मिल गया, ठीक है। कांग्रेस पार्टी को मान लो भैया 40% वोट मिल गया। तो यहां पे इस सीट पे, चांदनी चौक की सीट पे जीत किसकी हो गई भाई, किसकी हो गई, बीजेपी पार्टी की, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है, किसको मिला है, बीजेपी पार्टी, ठीक है। तो ये समझ गए आप, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत प्रणाली में क्या होता है कि किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलेगी वो जीत जाएगा। इस व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश को कई छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को, एक प्रत्याशी को चुना जाता है, एक नेता कहीं ना कहीं चुना जाता है, ठीक है। आ जाओ अब समानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था की बात कर लेते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश को एक चुनाव क्षेत्र माना जाएगा। यहां पे क्या होगा, अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि एक चुनाव क्षेत्र मान लिया, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि पार्टी, बहुत सारी पार्टियां होंगी, जाहिर सी बात है, यहां पे भी बहुत सारी पार्टियां होंगी। अब यहां पे मान लो, यहां पे मैं मान लेता हूं कि भाई 3 पार्टी है, 3 पार्टी में वही आम आदमी पार्टी की बात कर लो तो इसको 10% सीट मिली, बीजेपी पार्टी की बात कर लो तो उसको 50% सीट मिली, है ना, और जो आपका कांग्रेस पार्टी है उसको 40% सीट मिली, ठीक है जी। तो यहां पे क्या होगा कि कोई एक प्रत्याशी नहीं चुना जाएगा, बल्कि जिस पार्टी को जितनी वोट मिल रही है उसके परसेंट में, उसी अनुपात में उसको कहीं ना कहीं उसके जो नेता लोग हैं वो चुने जाएंगे, उसके लीडर्स का चुनाव होगा, ठीक है। अगर मान लो, एक एग्जांपल और दे देता हूं कि मान लो कि ये हमारे नीदरलैंड की व्यवस्था है, समानुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था, या फिर आप इजराइल की बात कर लो, ठीक है। तो 100 नेता है टोटल, 100 सीटों पर वोटिंग हुई है, 100 सीटों पर वोटिंग हुई है। एक सरल सा, एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल दे रहा हूं, 100 सीटों पर वोटिंग हुई है और आम आदमी पार्टी को 10% वोट मिली है, तो
आम आदमी पार्टी को कितने सीटों पर जीत मिलेगी, मतलब कितने उसके नेता चुने जाएंगे, 10 नेता चुने जाएंगे, क्योंकि 100 सीटों पे 100 नेताओं का चुनाव होगा, तो 10% वोट मिलने का मतलब है कि 10 नेता जो होंगे वो आम आदमी पार्टी के चुने जाएंगे। 50 नेता जो है वो किस पार्टी के चुने जाएंगे, बीजेपी पार्टी है, क्योंकि 50% वोट मिली है। और अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 40% वोट मिली, तो 40 नेता उसके चुने जाएंगे। तो ये अनुपात में जो जितनी वोटें मिली है उस अनुपात में ही किसी पार्टी को यहाँ पे सीटें मिलती है, उसके नेता लोग चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगी उसी का नेता, उसी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो विजयी माना जाएगा, है ना। चलो एक बार फटाफट पढ़ देते हैं, फटाफट पढ़ेंगे और उसके बाद पॉइंट्स को खत्म करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत व्यवस्था में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या फिर जिला कहते हैं, है ना। पूरे देश को क्या बांट दिया भाई, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया, जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें उल्टा होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचित क्षेत्र मान लिया जाता है, पूरा या फिर पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र मान लिया जाता है। कोई भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है या फिर पूरा एक देश हो सकता है, जिसको एक चुनाव क्षेत्र मान लेंगे, ठीक है। आगे देखो हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। मतदाता प्रत्याशी को वोट डालता है भाई, यहाँ पे मतदाता किसको वोट डालता है, प्रत्याशी को, क्योंकि प्रत्याशी का नाम चेहरा सब पता होता है यहाँ पे कि भैया हाँ फला जगह से फला व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसको वोट डालना है भैया। आजादपुर से हमारे जो राजकुमार भाटिया जी है उनको वोट देना है जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतदाता पार्टी को वोट डालता है भैया। यहाँ पे क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधि में आपको पता नहीं होता, नेता का फेस नहीं पता होता, पहचान पता नहीं होता, उसका घर पता नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे आप पार्टी को वोट डाल रहे होते हो, पार्टी को वोट दे रहे हो, किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे, ठीक है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीट विधायिका में मिल सकता है, मतलब जितनी परसेंट वोट मिली है उससे कम या ज्यादा सीटों की संख्या हो सकती है। अगर पार्टी को 40% वोट मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को 40% ही सीटें मिली है, सीटें ज्यादा या कम हो सकती है। वोट का परसेंट अलग होता है, सीटों का परसेंट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता भैया, यहाँ पे तो पार्टी को जितनी परसेंट सीट मिले, मतलब जितनी परसेंट वोट मिलेगी उतनी परसेंट ही सीट मिलेगी, परसेंट में ही सीट मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चलो विजय उम्मीदवार को जरूरत नहीं कि वोट का बहुमत यानी कि 50% प्लस लाना हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे विजय जो उम्मीदवार है उसको वोट का बहुमत हासिल करना होता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम की बात कर लो और आप भारत की बात कर लो, यहाँ पे सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली है। इसका एग्जाम्पल कौन से देश रहेंगे भाई, इजराइल और नीदरलैंड जो है इसके एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्यपालिका के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए भैया, कार्यपालिका के प्रकार बताने। कार्यपालिका के प्रकार की बात करें तो भैया कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका, सामूहिक नेतृत्व जहां पे मतलब पूरा मंडल मंत्री परिषद होता है जो कि कार्यभार को संभाल रहा होता है ना। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर कार्यपालिका की बात कर ले तो एक व्यक्ति होता है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सारे पावर उसी में निहित होते हैं। तो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर कार्यपालिका को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक संसदीय कार्यपालिका होती है और एक अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होती है। संसदीय कार्यपालिका में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है, और वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होता है ना जी, ठीक है। विधायिका के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है, जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है ना। देश का प्रमुख जो है देश का प्रमुख मतलब देश का प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति में से कोई एक हो सकता है, ऐसा, ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात कर ले तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भैया, यहाँ पे सरकार का प्रमुख आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति के पास नाम मात्र के राष्ट्रपति या फिर राजा, है ना, जो किंग होते हैं वो भी होते हैं, तो इनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जैसे श्रीलंका इसका एग्जाम्पल है, श्रीलंका इसका एग्जाम्पल लिख देना। आगे देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है ना,
अधिशात्मक व्यवस्था, जैसे कि अमेरिका की बात कर लो तो यहाँ पे भाई राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। मतलब सबसे पावरफुल कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के थ्रू होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है ना। विधायिका के प्रति जवाबदेह यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में हो गया। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों की बात कर लेते हैं भैया। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी है? प्रधानमंत्री के पावर की बात कर लेते हैं। आओ देखो जरा, आओ देखो, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं भाई बहुत अच्छे से। हाँ देखो, प्रधानमंत्री के पावर शक्तियों की बात कर लो तो सबसे पहले मंत्रालयों को आवंटन करता है भाई। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? निर्मला जी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? विजय शंकर जी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? मेरे को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? सबका डिसीजन जो है प्रधानमंत्री लेते। ठीक है, मंत्रिपरिषद पर पूरा नियंत्रण होता है भाई प्रधानमंत्री का। ठीक है, ऐसे चुटकियों में तबादला करवा देते हैं। ठीक है, विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करता है, जो वित्त विभाग है, चारा एवं पता नहीं कौन कौन से विभाग होते हैं, परिवहन विभाग होता है ना। सरकार के बहुत सारे कामकाज के अलग अलग विभाग होते हैं। ठीक है, तो उन विभागों में तालमेल बनाने का काम प्रधानमंत्री करेगा। सारे मंत्रियों, जो भी विभाग, मान लो वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है, वित्त मंत्रालय संभालने का काम आपका वित्त मंत्री का हो गया, विदेश मंत्रालय को संभालने का काम विदेश मंत्री का हो गया। तो उनसे रिपोर्ट लेना, उनसे जानकारी लेना, ये सब काम, तालमेल बना के रखना, ये सब काम प्रधानमंत्री का है। मीडिया तक पहुंच होती है भाई, कुछ भी होगा जी, कोरोना फैल गया, मोदी जी आएंगे, थाली बजवाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे, तो है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, तो प्रधानमंत्री मीडिया के सामने आएगा, लोगों को संबोधित करेगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मंत्रिपरिषदों को अपध्वस्त करना, मंत्रिपरिषद को अपध्वस्त करने का मतलब ये कि खत्म कर सकता है। प्रधानमंत्री के पास पावर है, भाई मंत्रिपरिषद को खत्म कर सकता है। विदेशी यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। जब कोई भी विदेशी यात्रा होती है, विदेशों में जाता है, तो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ भैया मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया का प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, और वहां पे राष्ट्र को नेतृत्व करने का मतलब ये, गलत बोलिए, राष्ट्र का नेतृत्व करने का मतलब ये है कि भारत की तरफ से जा रहे हो, है ना। ठीक है, राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का काम करता है भाई। राष्ट्रपति और जो संसद है, ठीक है, उसके बीच सेतु, यानी कि जो भी संसद में घटित हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाना, राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करना, ये भी एक प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार की केंद्रीय धुरी है ना। प्रधानमंत्री जो है क्या सरकार की केंद्रीय धुरी कह सकते हो कि सरकार में बहुत सारे मंत्री है, बहुत सारे मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दिखने वाला चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य है। अधिकारी वर्ग को कंट्रोल कौन करता है? जो अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उन सबका कंट्रोल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। बहुमत दल का नेता होता है ना। बहुमत दल का नेता है तो सारे पावर, पूरे देश को चलाने का पावर प्रधानमंत्री के हाथों में ही है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए भैया। संसद का कार्य क्या होता है? संसद क्या कार्य करती है बाबू? संसद क्या कार्य करती है? सबसे पहला काम है कानून बनाना। देश के लिए जितने भी कानून बनेंगे वो संसद में ही बनाए जाएंगे, संसद के द्वारा ही बनेगा, है ना। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का काम किसका है? संसद का है, कि भाई कार्यपालिका अपनी मनमानी ना करे और जो कानून बनाए सही से बनाए। ठीक है, उसके बाद है वित्तीय, कानून को लागू करने का काम सही से करे। ठीक है, कानून को लागू करे सही से। वित्तीय कार्य, जैसे कि बजट पारित होता है, कहाँ होता है भैया? बजट पारित कहाँ होगा? संसद में होगा, है ना। संसद के जो लोकसभा है वहीं पे बजट पारित होता है ना। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने का काम किसका है भैया? तो संसद का ही है ना। संशोधन कैसे होगा? तो संशोधन विधेयक पारित होता है, किसी एक सदन में रख दो, उसके बाद दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो संशोधन हो जाएगा, है ना। निर्वाचन संबंधित कार्य, जैसे कि चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना। तो उनका चुनाव कहाँ होता है भाई? संसद में ही होता है। ठीक है, न्यायिक कार्य भी, कुछ न्यायिक कार्य भी करने होते हैं, जैसे कि महाभियोग लगाया जाता है। ये पॉइंट समझ में नहीं आता। महाभियोग, महाभियोग किस पे लगता है भाई? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना है तो महाभियोग लगेगा। और ये महाभियोग भी कहाँ लगेगा? संसद में ही लगेगा, है ना। ये न्यायिक कार्य में आ जाता है। प्रतिनिधित्व करता है भाई संसद जो है, पूरे देश के अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व जो है वो आपको करते हुए दिख जाएगा। मतलब यहाँ पे अलग अलग देश के कोने कोने से नेता लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे। ठीक है जी। बहस का सबसे महत्वपूर्ण मंच होता है, आप देखते होंगे लोकसभा, राज्यसभा में बहस होते हैं, अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग टॉपिक पे बहस होते हैं। लीडर्स लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने लोगों की समस्याएं यहाँ पे पेश करते हैं। तो एक बहस का मंच
भी तैयार होता है यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट्स आप बताएंगे इसमें। चलो, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, भारत में कानून कैसे बनता है, कानून का निर्माण कैसे होता है। देखो, कानून बनाने का सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी कानून जब बनेगा तो उसके लिए एक जो कानून का जो प्रस्तावना होता है, जिसको हम बोलते हैं विधेयक, विधेयक, ठीक है। कानून का प्रस्तावना यानी कि जैसे मान लो जीएसटी के बारे में कोई नया कानून लाना है, तो जीएसटी जो है, जीएसटी, जीएसटी किस मंत्रालय का टॉपिक हो गया, वित्त मंत्रालय का, है ना। तो वित्त मंत्रालय का टॉपिक है, तो यानी कि जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री क्या करेंगे, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वही है ना वित्त मंत्री। तो हमारी जो वित्त मंत्री जी है वो क्या करेंगी, किसी भी सदन, किसी एक सदन यानी कि जाहिर सी बात है कि लोकसभा, राज्यसभा भी रख सकते हैं खैर, है ना। तो लोकसभा मान लेते हैं हम कि लोकसभा में उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया, एक वित्त विधेयक है जीएसटी के रिगार्डिंग, उसको लोकसभा में पेश कर दिया। तो विधेयक क्या है, एक तरीके से उसमें सारे विधेयक में क्या होता है कि उस कानून के बारे में ना सारी चीजें लिखी होती है कि भाई क्या क्या है उसमें, किन किन चीजों को ऐड किया गया है, किन किन चीजों को शामिल किया गया है। तो इसको अगर संसद में पेश किया गया है तो उसको हम बोलेंगे विधेयक, संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाए, उस पर होगा विचार विमर्श, वोटिंग होगी। अगर वहां पे उस सदन में पास हो जाता है तो फिर विधेयक को अगले सदन में भेजा जाएगा, जो कि मान लो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा में सेम प्रक्रिया होगी, वहां पे भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, लीडर्स लोग अगर सहमत होते हैं तो इसके पक्ष में या विपक्ष में वोट डालेंगे, फिर उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा बाबू, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर कर दे। अगर हस्ताक्षर कर देता है, सिग्नेचर मार देता है, तो फिर वो विधेयक क्या बन जाएगा बाबू, कानून बन जाएगा, और फिर उसका पालन फिर सभी को करना होगा, जनता के पास कानून बन के आ जाए, विधेयक बन जाएगा कानून। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में क्या होता है, कानून बनता है। देखो यहाँ पे रखा गया, सारी चीजें बातें बताई गई हैं, एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग, मैंने समझा दिया भाई, आसान लैंग्वेज में समझाया। देखो, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन आपको करना है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर बताना है ना। आओ देखो, यहाँ सारे पॉइंट आ गए हमारे पास। देखो, लोकसभा की शक्तियों की बात कर ले तो लोग, आपको पता है कि संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा संघ सूची संवर्धित सूची के विषयों पर कानून बनाती है ना। लोकसभा जो है वो संघ सूची यानी कि जिस केंद्र सरकार, जाहिर सी बात है कि लोकसभा में कौन बैठ रही है भाई, केंद्र सरकार बैठने लग रही है ना हमारी, ठीक है। तो संघ सूची और संवर्धित सूची पे कानून बनाएगी, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत और पारित करने का काम करेगी। दूसरी तरफ राज्यसभा की बात कर ले तो सामान्य विधेयक, तो सामान्य विधेयक होते हैं हमारे, है ना, उस पर विचार करना, उन्हें पारित करना, और धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव देना, ये आपका राज्यसभा का काम है। कर प्रस्तावों पर बजट, जो बजट बजट जो आता है आपका, वार्षिक बजट जो आता है ना, वार्षिक वित्तीय वक्तव्य जो है उसको मंजूरी देना, ठीक है। मतलब बजट से रिलेटेड जो काम है वो लोकसभा में ही होता है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन को पारित करना, ये आपका राज्यसभा में होता है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर और प्रस्ताव लाकर, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाकर कार्यपालिका को नियंत्रण रखने का काम करता है भैया, कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे भी यही होता है भाई, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है संकल्प और प्रस्तावना द्वारा, मतलब जो ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत करके, इनका प्रस्ताव प्रश्न पूछकर या संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका को नियंत्रित करने का काम जो है किया जाता है। आगे देखो, संविधान में संशोधन कर सकती है भाई, ठीक है। क्या संविधान में संशोधन करने का काम जो है आपका राज्यसभा भी करती है, राज्यसभा में भी पेश किया जाता है। आपातकाल घोषित करने का, हाँ भाई, ये विशेष अधिकार कह सकते हैं। आपातकाल, देश में जो आपातकाल लगता है वो लोकसभा के माध्यम से लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का काम करती है। यहाँ देखो,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेती है, ये भी लेती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही लेती है इस प्रक्रिया में भाग। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उपराष्ट्रपति जो है उसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अगला देखो, समिति और आयोग का गठन करती है तथा उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। जो भी समिति, देश को चलाने के लिए बहुत सारी समितियां होती है ना, बहुत सारे आयोग होते हैं, चुनाव आयोग है ना, और दूसरे आयोग होते हैं, तो उन आयोगों का गठन भी लोकसभा करती है। ठीक है, अगला देखो, इसमें देखो, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है ना। संसद को राज्य की सूची जो है उस पर विषय, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार लोकसभा, राज्यसभा, जो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, जो राज्य सूची के विषय है उस पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, तो ये सारे अंतर आपके राज्यसभा और लोकसभा वाले टॉपिक में हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो तेजी में खींच रहा हूं भाई, अब तेजी में खींच रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर 1.5 घंटे से ऊपर की निकल जाएगी अगर स्लो रहा तो। क्या है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है ना। जो लोकसभा है, संसद का जो सदन है, ऊपरी सदन तो हम राज्यसभा को बोलते हैं और निम्न सदन हम लोकसभा को बोलते हैं, तो लोकसभा कार्यपालिका को ज्यादा कारगर ढंग से नियंत्रित कर सकती है राज्यसभा की तुलना में। ऐसा क्यों, क्या कारण? देखो, पॉइंट्स पढ़ते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। देखो, प्रश्न काल होता है, आपको पता है, प्रश्न काल, शून्य काल, है ना, काम रोको प्रस्तावना, ये सब कहाँ लाया जाता है? ये सब जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जाता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, खास करके हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, तो ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जाएगा और फिर सरकार गिर जाएगी, है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं भाई। जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राज्यसभा के प्रति तो उत्तरदायी है नहीं। तो वहां पे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है उनसे तो उसका सवाल जवाब देना होगा, नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि सरकार गिरनी है ना। जनता द्वारा चुने हुए होते हैं भाई ये, ठीक है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने होते हैं तो ये कार्यपालिका को ज्यादा अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। लोकप्रिय सदन है भाई, ठीक है, सदस्य संख्या अधिक है ना। जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में ज्यादा है। जैसे लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, आपको पता है 543 है ना, 543 जो है आपके सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो 238, सिर्फ 238 है ना। राज्यसभा में 238 निर्वाचित होते हैं और यहाँ पे 543 निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या का भी अंतर है। अगला देखो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले योग्यता हो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, पागल और दिवालिया ना हो, किसी लाभदायक पद पर ना हो, कोई सरकारी नौकरी वोकरी ना कर रहा हो। ठीक है, देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सारी चीजें सेम लिख देना। ठीक है, बस यहाँ पे आयु जो है 25 से 30 वर्ष कर देना, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने की। ठीक है, आगे बढ़ते। 20वां क्वेश्चन आ चुका है, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है? जो संसद है वो कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है? कोई विचार विमर्श और वाद विवाद होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना। कानून निर्माण पर सहमति और असहमति दे सकती है भाई, संसद में ही कानून बनेगा। अब वहां पे लोकसभा राज्यसभा दो सदन है, वहां से पारित होगा तभी कानून बनेगा, तो उसमें मतलब सहमति या फिर असहमति के माध्यम से ऐसा कर सकती है। आर्थिक नियंत्रण भाई, है ना, जो बजट पारित होता है संसद से ही पारित होता है। जो सरकार है यानी जो कार्यपालिका है उसको पैसे कहां से मिलेगा? संसद से ही मिलेगा। ठीक है, तो आर्थिक नियंत्रण भी कहीं ना कहीं संसद के पास ही है। पैसे जो भी मिलना है कार्यपालिका को संसद से ही मिलना है, तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तेजी में चल रहा हूं भाई, हल्का हल्का एक्सप्लेन कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों ने चैप्टर्स की वीडियो देखी होंगी तो आप सभी को अच्छे से आता होगा। आगे देखो, भारत में न्यायपालिका की संरचना का वर्णन कीजिए, संरचना को समझाइए। भारत में न्यायपालिका की संरचना की बात करें तो सबसे ऊपर आपको पता है, सबसे पहले भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर आता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं, है ना। एससी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय।
इसके फैसले सभी अदालतों को मानना होता है भाई। ये जो फैसला सुनाती है, क्योंकि सुप्रीम है भाई, सबसे ऊपर का है, तो सबको मानना होगा। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकती है ना, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको तबादला करने का काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवाने का भी अधिकार रखता है, किसी भी अदालत का, क्योंकि सबसे ऊपर का है भाई, सबसे पावरफुल है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है कि भाई मान लो जो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है ना, तो उसको किसी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में भी भेजने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये हो गया सबसे पहले नंबर पे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकती है, जो कि इससे निचली अदालत है, जैसे कि जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय, तो उनकी जो अपीलें है उस पर सुनवाई करने का काम। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा यही करती है भाई, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, जो भी इससे नीचे के जो न्यायालय है उनको नियंत्रित करना, उनको गाइडेंस देना, इसका काम, ठीक है। आगे देखो, जिला अदालत की बात कर लेते हैं। तो भाई जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करना जिला अदालत का काम है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई, अब अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा जाएगा तो कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय के पास जाएगा, तो भाई ये फैसले इस पे सुनवाई करना है ना। गंभीर किस्म के आपराधिक मामले पर फैसला लेना, ये इसी का काम होगा, ठीक है। आगे देखो, अधीनस्थ न्यायालय की बात कर लेते हैं। तो फौजदारी और दीवानी मुकदमे जो होते हैं, लड़ाई मारपीट जमीन से जुड़े हुए जो मुकदमे होते हैं, उसकी सुनवाई यहीं पे होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जनहित याचिका किस तरीके से गरीबों की मदद कर सकती है? तो जनहित याचिका गरीबों की मदद इस तरीके से कर सकती है कि भाई इस जनहित याचिका के तहत क्या होता है कि समस्या से डायरेक्ट रूप से संबंधित ना रखने वाला व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकता है। मान लो कि अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि भाई सभी, अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को एक स्वस्थ वातावरण में रहने की अनुमति है, मतलब हक है कहीं ना कहीं। अब अमीर लोग भाई अपने बंद कमरे में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, गरीब लोग भाई जो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं या घरों के बाहर जो ज्यादातर टाइम रहते हैं, वो स्वस्थ वातावरण में नहीं रह पा रहे। तो कोई भी व्यक्ति जाके न्यायालय को दरवाजा खटखटाएगा और बोलेगा कि भाई ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, कार्यपालिका को कदम उठाने चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो इससे गरीबों की भाई समस्या हो सकती है समाधान। इसके अलावा मान लो कोई गरीब है, उसकी कोई समस्या है, उसको लेके दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय चला जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि भाई गरीब के पास टाइम नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या फिर कोई समस्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो न्यायालय में नहीं जा सकता। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके मुकदमे को लेकर न्यायालय में चला जाएगा, फिर उस पर सुनवाई हो जाएगी, है ना। देखो क्या लिखा है, जनहित याचिका वह याचिका है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी एक समुदाय या किसी भी जन समूह के हितों या अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर कर सकता है, ठीक है। मान लो कि मैंने किसी समुदाय की बात कर ली, किसी जातिगत समुदाय की बात कर लूं, उनकी कोई समस्या है तो उसको लेके मैं न्यायालय में चला जाऊंगा और उनको न्याय दिलवाऊंगा, ठीक है। याचिका दायर करने से एक पूरे जन वर्ग को लाभ होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को, और इसीलिए जनहित याचिका गरीब तबके के लोगों के हित में सहायक साबित हुआ है, ठीक है। बस इतना ही है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए भैया। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या है भाई, देखो यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ये देखो, सबसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार की बात कर लेते हैं। इसका मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, संघ और राज्य के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार में ये आता है कि भाई जो राज्य, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो भी कहीं ना कहीं विवाद है, और राज्यों का, एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ भी कई विवाद होता है, पहले तो केंद्र और राज्य सरकार के विवाद को सुलझाएगा, और दो राज्यों के बीच में भी बहुत सारे विवाद होते हैं, उनको सुलझाने का काम जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार, जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना, है ना। दीवानी और फौजदारी जैसे मुकदमे हैं, उसकी अपील डायरेक्ट अधीनस्थ न्यायालय से अगर सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है तो उस पर सुनवाई करने का हक है भाई, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। सलाहकारी, है ना, जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना,
ठीक है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में क्या आता है, जनहित, जन कल्याण से रिलेटेड मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। और उसके बाद है रीट, रीट संबंधित क्षेत्राधिकार में क्या आता है भाई देखो, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षा लेख तथा अधिकार परीक्षा लेख जारी करती है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेषाधिकार भी है भाई। एक विशेषाधिकार क्या है, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति है। ठीक है भाई, ठीक है। स्पेशल लेख पिटीशन के तहत कोई भी मुकदमा, किसी भी राज्य का मुकदमा हो, किसी भी राज्य के जो हाईकोर्ट द्वारा कोई भी मुकदमा सुनवाया गया है, तो उसको डायरेक्ट अपने पास मंगाने का क्षमता, मतलब पावर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखो, न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, इस कथन को की जांच तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का एक बढ़िया एग्जांपल है जनहित याचिका, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर दूसरे व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई कर सकता है, या फिर जन कल्याण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जन कल्याण से रिलेटेड जो भी समस्या है, उसको लेके न्यायपालिका में जा सकता है, न्यायालय में का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये एक तरीके से न्यायपालिका के ऊपर बोझ साबित हो रहा है। कैसे? न्याय संगत ठहराना, है ना। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे हम प्रदूषण की बात कर ले, प्रदूषण से क्या हो रहा है कि एक समुदाय को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और इसके तहत क्या हो रहा है कि भाई हमने न्यायपालिका में एक तरीके से याचिका दायर कर दिया हमने। तो न्यायपालिका सुनवाई करेगी इस मुकदमे पे, फिर सरकार को आदेश देगी कि भाई ये आप काम करें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये प्रदूषण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी जो है वो कार्यपालिका की है भैया? न्यायपालिका इस पे क्या मुकदमा दायर कर रहे हैं और इस पर सुनवाई कर रही है? ये काम किसका है? ये काम है कार्यपालिका का। तो बहुत सारे जो कार्यपालिका के जो काम है उसको लेकर लोग जा रहे हैं न्यायपालिका में, जिससे कि न्यायपालिका के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है, जबकि उनको जाना चाहिए कार्यपालिका के पास। मतलब कार्यपालिका जो हमारे लीडर्स है, उनकी एक तरीके जिम्मेदारी बननी चाहिए कि भाई वो इन सब चीजों को कंट्रोल करे, है ना। तो इससे क्या हुआ, जनहित याचिका यानी कि न्यायिक सक्रियता की वजह से जो ऐसे कार्य है जो कि कार्यपालिका को खुद से करने चाहिए थे, उस पर सुनवाई करना पड़ रहा है न्यायपालिका। ठीक है, इससे उनके काम का बोझ जो है बढ़ गया। देखो क्या लिखा है, न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच और चुनाव सुधार करना, ये सब काम जो है विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए, ना कि न्यायपालिका को, है ना। ये बस इतना आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? ठीक है, देखो क्या क्या पॉइंट लिखा है। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसके विभिन्न व्यक्ति या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले मंच के रूप में देखा जाता है ना। जो विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सुलझाने का काम करे, कानून के शासन की रक्षा करना, कानून के सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले। मतलब इसके ऊपर कोई राजनीतिक, इसके फैसले जो लिए जाते हैं न्यायपालिका के द्वारा, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उस पर किसी राजनीतिक मतलब दबाव ना हो। ठीक है, राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निर्णय लिया जाए। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना डाले, है ना जी, और न्यायपालिका ठीक तरीके से कार्य करे। न्यायाधीश बिना भय से और बिना भेदभाव से काम करे, उनके ऊपर कोई डर ना हो, कोई भेदभाव पूर्वक फैसला ना सुनाए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यायाधीश, हाँ ये हो गया, आगे देखो। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके निश्चित कार्यकाल होना चाहिए भाई, एक निश्चित उम्र होना चाहिए कि भाई हाँ इस उम्र तक वो कार्य कर सकता है, उससे पहले उसको नहीं हटाया जाएगा। ये सेवा निवृत्ति होते तक अपने पद पर बना रहे, विशेष स्थिति में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है ना। और ये व्यवस्था हमारे देश में है भी। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है ना। मतलब कि न्यायपालिका जो है वो विधायिका और कार्यपालिका पर
पैसा समझ रहे हो ना, पैसे वैसे को लेकर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो, है ना जी। ये सारे पॉइंट आप इसे बताएंगे भाई, खत्म हो गया। हाँ, उम्मीद करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा। 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ और अब आगे ज्यादा मेरे को दम लगाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। 1.5 घंटे की वीडियो बन चुकी है भाई, और बस बीच में एक बार ही गैप लिया मैंने, ठीक है। तो हमारा ये जो टॉप 25 क्वेश्चन की जो वीडियो थी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए फटाफट कमेंट में बताइए। वैसे तो मैं अपनी मर्जी से ही बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट आएगा तो भाई हो सकता है कि उस वीडियो को पहले बना दूं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें आप लोग, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, हाइप करो। हाइप का भी ऑप्शन आ गया, अब तो हाइप कर दोगे तो वीडियो और तेजी से भागेगी और लोगों तक फैल जाएगी ये वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।